नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं जो एडवोकेट्स के लिए होते हैं। और वो एथिक्स में जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो जजेस के प्रति, न्यायालय के प्रति जो उनके एथिक्स थे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी रूल्स ऑन एन एडवोकेट्स ड्यूटी टूवर्ड्स द क्लाइंट। जो उसका क्लाइंट है, मुवक्किल है, उसके प्रति उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए क्या क्या नियम बनाए हैं। सेक्शन 49(1)(c) के अंतर्गत बार काउंसिल को जो शक्ति मिली है उसमें उसने इसके लिए क्या क्या नियम बनाए हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका जो सबसे पहला जो उन्होंने रूल बनाया है वो रूल 11 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पक्षकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है एक एडवोकेट, बाउंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ्स। मतलब एक एडवोकेट के लिए जिस तरह के वो केसेस देखता है, जिस तरह के कोर्ट में वो जाता है, अगर कोई क्लाइंट आता है उसके सामने और वो उस तरह के केसेस के लिए क्या प्रपोज करता है कि आप मेरा इस केस को लड़ लीजिए, तो वो बाध्य है कि उस पक्षकार को वो ले और उसके केस को लड़े। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वो मना कर सकता है कि मैं इस केस को नहीं लड़ूंगा, अन्यथा उसको मेहनताना ले करके मुवक्किल का पक्षकार यानी ब्रीफ को जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एस.जे. चौधरी वर्सेस स्टेट AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 1755 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि कोई एडवोकेट जब किसी ब्रीफ को एक्सेप्ट कर लेता है क्रिमिनल केस के, तो उसको केस को अटेंड करना कंपलसरी होता है कि वो डे टू डे जाएगा और उस केस को अटेंड करेगा। अगर वो केस को अटेंड नहीं करता है और उस पर ध्यान नहीं देता है तो वो व्यावसायिक अत्याचार यानी वृत्तिक अत्याचार का दोषी माना जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी मानी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी केस को लिया है तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उस केस में पैरवी करें। अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो वो मान लिया जाएगा कि आपने अत्याचार किया है और आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। नॉट विदड्रॉ फ्रॉम सर्विस, पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकता। रूल 12 क्या कहता है कि अगर एक बार आपने पैरवी को स्वीकार कर लिया तो बिना युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना दिए बिना अपने मुवक्किल को आप पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकते। आज केस की डेट लगी है, आज जब मुवक्किल आता है कि वकील साहब चलिए, तो आपने कह दिया मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपने एक बार केस को ले लिया तो अब आपको उस केस को लड़ना कंपलसरी है। अगर आपको उस केस को छोड़ना है तो आपको उसको युक्तियुक्त सूचना देनी पड़ेगी, पर्याप्त कारण से छोड़ेंगे और वकील को सूचना देंगे, अपने क्लाइंट को सूचना देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं आपका केस छोड़ रहा हूँ, ताकि उसको इतना टाइम मिल जाए वो किसी और एडवोकेट को अपॉइंट कर सके, क्योंकि बिना एडवोकेट के वो कोर्ट में केस लड़ेगा नहीं तो वो हार जाएगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि आप आखिरी डेट पे कह दो कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। तो आपको सूचना दे करके ही पैरवी से इनकार कर सकते हैं। और जब आप केस में से वापस लेंगे अपना, सपोज़ मान लीजिए कि आप डे टू डे जो है फ़ीस लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक मुश्त की फ़ीस ले ली कि भाई पूरे केस के 50,000 रुपये लेंगे हम आपसे या 10,000 रुपये लेंगे, जो भी आपने डिसाइड करा, अब आपने आधा केस लड़ा, आधे केस के बाद आपने छोड़ दिया, तो फ़ीस का वो भाग जो एक्रूड नहीं हुआ है, जो अभी उपार्जित नहीं हुआ है कि आपके लिए हो गया उपार्जित कि आपको ले लेना चाहिए, वो फ़ीस का भाग आपको क्लाइंट को वापस करना पड़ेगा उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उसका केस अभी रह गया है। क्योंकि अब वो नया वकील ढूंढेगा, उसको फ़ीस देगा, तो आपको पूरी फ़ीस दे दिया, फिर से उसको फ़ीस देगा, तो आपको उतनी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी जो अभी एक्रूड नहीं हुई है। नॉट अपियर इन मैटर्स वेयर ही हिमसेल्फ इज़ अ विटनेस, अगर आप किसी केस में विटनेस हैं या आपको लगता है कि मैं इस केस में विटनेस हो सकता हूँ, तो आप उस केस में पैरवी नहीं करेंगे, पक्षकार को स्वीकार नहीं करेंगे पक्षकार को। लेकिन अगर आपने ब्रीफ को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको बाद में पता चलता है तो भी आप बाद में इसको छोड़ देंगे। फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर टू क्लाइंट, पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण, मतलब कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपको उसको बता देना है कि आपका उस केस में क्या हित है, या जो दूसरी पार्टी है उसके साथ आपका अगर कोई रिलेशन है तो आपको बताना है। सपोज़ मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, जो अपोजिट पार्टी है वो आपका भाई है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपका कज़न है। जो क्लाइंट आपके पास आया उसे नहीं पता है कि वो जो उसका अपोजिट पार्टी है वो आपका भाई या बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो आपको तो पता चल गया कि वो आपके भाई के खिलाफ केस लड़ने आया, आपके फ्रेंड के खिलाफ केस लड़ने आया, तो आपको उस मुवक्किल को पूर्ण और स्पष्ट रूप से बता देना है कि आप जो केस लेके आए हो इसमें जो अपोजिट पार्टी है वो मेरा भाई है, मैं अपने भाई का या अपने दोस्त का साथ नहीं दूंगा, जो सही है मैं उसका साथ दूंगा।
लेकिन फिर भी आपको उसको सारी चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी न्याय केवल होना नहीं चाहिए ना, न्याय दिखाई भी देना चाहिए होता हुआ। तो उसी तरह से केवल आपका रिलेशन है, आप कुछ गलत काम नहीं करते हो ये नहीं होता है, लेकिन दिखना भी चाहिए कि आपने कोई गलत काम नहीं करा। तो उसको आपको क्लियर कर दो। अगर वो चाहेगा तो आपसे केस करवाएगा, नहीं चाहेगा तो वो नहीं करवाएगा। बट इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको सारी चीज़ें बता दो, जो भी चीज़ उसको प्रभावित कर सकती है कि वो आपको अपना वकील नियुक्त करे या ना करे। अपहोल्ड इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, मुवक्किल के हितों की रक्षा करना। मुवक्किल के हितों की रक्षा करना आपका पहला और परम कर्तव्य है कि आपको उसकी रक्षा करनी है, निर्भय होकर करनी है, उचित और सम्मानजनक तरीके से करनी है, फियरलेसली, फेयर एंड ऑनरेबल मीन्स के साथ करनी है आपको क्लाइंट के इंटरेस्ट की रक्षा, क्योंकि यह आपकी ड्यूटी है। आपको अपने खिलाफ कुछ हो रहा है या किसी और के खिलाफ उसकी वजह से कुछ होगा, आपको इस परिणाम को ध्यान में नहीं लेना है और क्लाइंट के हितों की रक्षा करनी है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको अवैध तरीके से मोबाइल के हितों की, मुवक्किल के हितों की रक्षा नहीं करनी है। जो मुवक्किल आपका क्लाइंट है उसके जो हित हैं उनके लिए आपको अवैध तरीके नहीं अपनाने हैं कि आप उसके हित की रक्षा करने के लिए आप कुछ और इलीगल मीन्स को अपनाने लग जाओ। अनलॉफुल मीन्स को नहीं अपनाना है आपको। नॉट सप्रेस मटेरियल और एविडेंस, तथ्यों और साक्ष्यों को दबाएंगे या छिपाएंगे नहीं। रूल 16 कहता है कि अभियोजन, अगर कोई आपराधिक केस चल रहा है और अभियोजन है जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो राज्य है, अभियोजन पक्ष जो है, उसको अगर कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जिसके आधार पे जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है वो छूट सकता है, तो वो ऐसी किसी भी फैक्ट को या एविडेंस को छुपाएगा नहीं जिससे कि कन्विक्शन में वो इनोसेंट साबित हो सकता है। तो इसलिए उसको ऐसी किसी भी साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए जो अभियोजन पक्ष है। और एक अधिवक्ता अभियुक्त को निर्दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों और साक्ष्यों को दबाने या छिपाने का प्रयास नहीं करेगा। नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड हिमसेल्फ, अपने और मुवक्किल के बीच की संसूचनाओं को प्रकट ना करने का कर्तव्य है। ये एविडेंस एक्ट में भी दिया गया 126 में, और यहाँ नियम 17 में यही चीज़ दी गई है कि कोई ऐसी चीज़ जो उसको अपने नियोजन के अनुक्रम में एक एडवोकेट के रूप में पता चल रही है, क्योंकि वो एडवोकेट है इसलिए उसका क्लाइंट उसको बता रहा है, वो चीज़ें वो किसी को भी बताने के लिए बाध्य नहीं है और बल्कि प्रकट नहीं करेगा वो कहीं पर भी उन बातों को। लेकिन 126 में जिन चीज़ों को छूट नहीं मिली है वो उसे बतानी पड़ेंगी। 126 कहता है कि जो वृत्तिक संसूचनाएं हैं वो आप नहीं दोगे, लेकिन आपके नियोजन में लाने के बाद यदि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो आप उस चीज़ को बता सकते हो, या जो चीज़ आपको नियोजन के अनुक्रम में नहीं पता चल रही है, किसी और तरह से पता चल रही है, वो चीज़ें भी आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन एक क्लाइंट है, उसने कोई क्रिमिनल एक्ट करा है, तो उसको बचाना या उसका केस लेना एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा आपका। लेकिन 126 में आपको तभी संरक्षण मिलेगा जब वो संसूचनाएं आपको वृत्तिक संसूचनाएं हों, तभी आपको उसमें छूट मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। एन एडवोकेट शुड नॉट बी अ पार्टी टू स्टिर अप एंड और इंस्टिगेट लिटिगेशन, मतलब आपको मुकदमेबाजी को उकसाना नहीं है और ये तुम एक केस कर दो तो मैं तुम्हारे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। आप किसी भी मुकदमे को उकसाएंगे नहीं कि तुम केस कर दोगे तो तुम्हारी ये फ़ायदा हो जाएगा वो फ़ायदा हो जाएगा। आपको केस को कम करना है, लोगों में समझौता कराना है। नियम 19 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशों पर कार्य नहीं करेगा। एडवोकेट शुड नॉट एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट और द क्लाइंट्स ऑथराइज्ड एजेंट। तो जो ऑथराइज्ड एजेंट है क्लाइंट का या क्लाइंट के अलावा आप किसी की तरफ से भी, किसी ने भी आगे कुछ कहा और आपने उसको कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो क्लाइंट है कि नहीं है या क्लाइंट का ऑथराइज्ड एजेंट है कि नहीं है। नॉट चार्ज डिपेंडिंग ऑन सक्सेस ऑफ मैटर्स, अधिवक्ता मुकदमे की सफलता के आधार पर फीस का अनुबंध नहीं करेगा कि तुम मुकदमा जीत गए तो 20% मेरा या 50% मेरा, ऐसा आप अनुबंध नहीं कर सकते। आपकी जो फीस है आप डिसाइड कीजिए, 10,000, 20,000, 50,000, वो आप डिसाइड कर सकते हो कितनी भी, वो जो भी आपके अधिवक्ता ले रहे हैं या जो भी है एक रीज़नेबल फीस। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मुकदमा जीत गए तुम्हें 1 लाख रुपए मिले तो 20,000 मेरे 20% के हिसाब से, अगर तुम्हें 10 लाख मिले तो 2 लाख मेरे। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड अमाउंट आपका फ़ीस का आप ले सकते हो। अगर आप हिस्सा लेने का अनुबंध करते हैं तो वो 0 होगा और धारा 23 में भी 0 होगा संविदा अधिनियम की। नॉट रिसीव इंटरेस्ट इन एक्शनेबल क्लेम,
अनुयोज्य दावे में भी हित नहीं रखोगे आप अपने। जो अनुयोज्य दावे होते हैं, अनुयोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम मतलब कि जिसमें कोई प्रतिभूति नहीं होती है, लेकिन मैं केस करके पैसा प्राप्ति या कोई अपना क्लेम ले सकती हूँ, तो उन क्लेम्स में भी आप जो हैं वो अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुबंध नहीं करेंगे। नॉट बिड और परचेज प्रॉपर्टी अराइजिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। न्यायिक कार्यवाही में जो संपत्ति विक्रय होती है ना, जैसे कुर्की हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपकी संपत्ति बेची जा रही है, तो ऐसी संपत्तियों में जिसमें कि आपकी पार्टी की संपत्ति बिक रही है या जिस केस में आप हो उस केस में जब तक संपत्ति बिक रही है, तो आप उस संपत्ति को नहीं खरीदोगे, उसमें क्रय नहीं करोगे, उस बिड्स में आप बोली नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है, लिखित आपको कहता है, तब आप उस व्यक्ति अपने क्लाइंट की तरफ से वहाँ पे क्रय या विक्रय लगा सकते हैं, नीलामी में बोली लगा सकते हैं, वरना आप अपने लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप जो है बेनिफिट नहीं ले सकते वहाँ पे। नॉट एडजस्ट फीस अगेंस्ट पर्सनल लाइबिलिटी। फीस को व्यक्तिगत दायित्व से सम्मिलित नहीं करेंगे। जो उसका आपके क्लाइंट ने आपको फ़ीस दी है, वो आपको क्लाइंट से कहीं 1 लाख रुपए और लेने थे, आपने उस फीस को उस 1 लाख रुपए में लगा दिया, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नियम 24 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता मुवक्किल द्वारा उसमें रखे गए विश्वास का दुरुपयोग नहीं करेगा अथवा उसमें लाभ नहीं उठाएगा। जो कॉन्फिडेंस आपका मुवक्किल आप में दिखा रहा है, तो आप उसका कोई मिसयूज नहीं करोगे। उसने पेपर साइन करके दे दिए, आपने अपने नाम में कुछ भी करवा लिया या कोई चीज़, आप ऐसा नहीं करेंगे। कि प्रॉपर अकाउंट्स, आवश्यक लेखा जोखा रखेंगे। जो आपका क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, मुवक्किल पैसे दे रहा है, या कहीं आपको पैरवी करने में पैसे आ रहे हैं, कोर्ट से पैसे आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका आप लेखा जोखा रखोगे। धन का सारा कितना पैसा आया, कितना फ़ीस में गया, कितना कोर्ट फीस में गया, कितना आपकी फ़ीस में गया, कहाँ कहाँ जो भी खर्चे हो रहे हैं, फोटोस्टेट, उसका आपको पूरा लेखा जोखा रखना है, जिस और तिथियों के साथ रखना है, कितनी फ़ीस का रहेगी, क्या हुआ, सारी चीज़ों का आपको की प्रॉपर अकाउंट्स आपको करने हैं। डाइवर्ट मनी फ्रॉम अकाउंट्स ओनली आफ्टर रिटन इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट। जो आपको मुवक्किल ने पैसा दिया है उसको आप फीस में केवल तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपका क्लाइंट आपको रिटन में कह दे कि हाँ, ये पैसा मैंने आपको कोर्ट फीस के लिए इस काम के लिए दिया था, उसमें नहीं यूज़ हुआ है, अब आप इसको अपने पास फ़ीस के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। केवल तभी लिखित रूप में जब देगा तभी कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ही शैल नॉट डाइवर्ट एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट्स रिसीव फॉर एक्सपेंसेस इन फीस विदाउट रिटन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट। इंटीमेट द क्लाइंट्स ऑन अमाउंट्स। मुवक्किल को प्राप्तियों के संबंध में बताना है। जैसे आपको कोई भी धन प्राप्त हो रहा है न्यायालय में केस के दौरान, तो आपको जो भी प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में आपको अपने मुवक्किल को तुरंत बता देना चाहिए कि ये प्राप्तियाँ मुझे वहाँ से मिल रही हैं। और जो वहाँ से मिल रही है, यदि मुवक्किल उस धन की मांग कर रहे हैं तो आपको मुवक्किल को वो धन दे देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आप व्यावसायिक अवचार के दोषी माने जाएंगे। ये एक्चुअली अवतार लिख गया, ये अवचार है, तो मुवक्किल तो वह व्यावसायिक अवचार का दोषी होगा। एडजस्ट फीस आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कार्यवाहियों की समाप्ति पर फीस को समामेलित करना। नियम 28 के अनुसार कार्यवाही की समाप्ति के बाद अधिवक्ता इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो खर्चे के लिए दी गई अथवा भेजी गई रकम अथवा कार्यवाही के दौरान प्राप्त रकम यदि बची है तो उसको अपने देय निर्धारित फीस में समायोजित कर सकता है। मतलब जब केस ख़त्म हो गया, अब उसके बाद जो आपके पास पैसे बचे हैं और आपकी फ़ीस भी बची है, तो आप उसको फ़ीस में समामेलित कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए क्लाइंट की रिटन परमिशन आवश्यक है। ऐसे समायोजन यानी जो भी अमाउंट बचता है उसके बाद भी, तो आपको क्लाइंट को उसको वापस कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। रिसीव फी पेबल अंडर द रूल्स ऑफ द कोर्ट। न्यायालय के नियमों के अनुसार जो भी फ़ीस आपको मिलनी चाहिए वो आप लोगे। जो भी आपका स्टैंडिंग, आपकी जो स्टैंडिंग है उसका, एडवोकेट्स जो हैं वो जितनी फ़ीस ले रहे हैं उतनी फ़ीस लेने का आपका राइट है। अगर फ़ीस नहीं भी तय हुई है तब भी एडवोकेट को फ़ीस देने का राइट बना रहता है। प्रोवाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स। लेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना। जो वो लेखे बना रहा है उस लेखों की प्रतिलिपि वो मुवक्किल को प्रदान करेगा अगर मुवक्किल मांगता है। हाँ, अगर उसमें जो खर्चा हो रहा है वो नकल का शुल्क वगैरह उससे प्राप्त कर सकता है। नॉट कन्वर्ट फंड इनटू लोन्स। उसको लोन में परिवर्तित नहीं करेगा। रूल 31 क्या कहता है कि अधिवक्ता के पास कोई पैसा है, सपोज मान लीजिए आपके पास मुवक्किल के 2 लाख रुपए हैं, तो आपको मैं ये 2 लाख रुपए लोन में दे देता हूँ जिससे कि अच्छा इंटरेस्ट आएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपके पास 2 लाख रुपए, आप उसे रखे रहिए और जहाँ खर्चा करना है वहाँ आप उसको खर्चा कर सकते हैं।
नॉट लेंड मनी टू हिज क्लाइंट, वो अपने मुवक्किल को भी कोई लोन नहीं देगा। मतलब आप अपने मुवक्किल को कहो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तुम केस लड़ो, आप वो काम नहीं कर सकते हो, तो आप मुवक्किल को पैसा नहीं दोगे उधार में। एन एडवोकेट कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर अ ब्रीच ऑफ दिस रूल, लेकिन अगर न्यायालय में आप पेश हो और वहाँ पे न्यायालय एकदम से कहता है कि आपको ये पैसा आपको कोर्ट में जमा करना है, तो अगर आप वो पैसा कोर्ट में जमा कर देते हो तब ये नहीं माना जाएगा कि आपने कोई भुगतान जो मुवक्किल की ओर से कर दिया है वो आपका अवचार है, क्योंकि वहाँ पे न्यायालय की कार्रवाई के लिए आपने न्यायालय के नियमानुसार भुगतान किया है, तो वो आपका वैलिड है और वो आप अपने मुवक्किल से प्राप्त कर सकते हैं। नॉट अपीयर फॉर अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत नहीं होगा वो, जब तक कि अभिवचन किया है तो प्रतिपक्षी पक्षकार के लिए अभिवचन या उपस्थिति का कार्य नहीं करेगा किसी मामले में, क्योंकि आपने किसी एक पक्षकार की तरफ से पहले से सलाह दे रखी है, तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी है। अब आपको एक पक्षकार की जानकारी होगी, अब दूसरे पक्षकार को उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपको पता है, तो जब आप दूसरी तरफ से केस लड़ोगे तो उसके केस हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने एक पक्षकार को किसी एक केस में सलाह दे दिया या उसका पक्षकार ले लिया है, तो आप दूसरे पक्षकार को उसमें सलाह नहीं देंगे। पक्षकार को कैन नॉट क्लेम लाइन ओवर द लिटिगेशन फाइल्स, जो आपके पास फाइल्स हैं उनको आप फीस के अगेंस्ट में नहीं रख सकते कि मेरी फ़ीस पहले दो तब मैं तुम्हारी फाइल वापस करूँगा। आपको फ़ाइल उसको वापस करनी है। आपका जो अनपेड फ़ीस और रेम्यूनरेशन है वो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप फाइल्स को नहीं रोक सकते। RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट, Apex Court held that an advocate cannot claim lien over the litigation files entrusted to him for his fees। मतलब आप फीस के लिए किसी की फ़ाइल पर धारणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते कि मैं तभी तुम्हारी फ़ाइल वापस करूँगा जब तुम मेरी फ़ीस दे दोगे। तो इसी तरह से आपके क्लाइंट्स के प्रति ये सारे के सारे आपके जो हैं आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज़ भी मिलते रहें, क्योंकि आपका ये जो है प्रैक्टिकल है तो इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अधिवक्ता के विधिक अवचार कब माना जाता है, अधिवक्ता की ड्यूटीज़ क्या है अपने क्लाइंट के प्रति। तो आप इन ड्यूटीज़ को याद कर लीजिए तो आपको काफ़ी वहाँ पे लाभ मिल सकता है। थैंक यू।